Hello everyone, welcome to Devnomics. My name is Dev. If you like the video, please share and subscribe. आज हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी एंड नेशनल इनकम के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम ये सब सीखेंगे। अगर आप भी जीडीपी एमपी, जीडीपी एफजी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनपी एमपी, एनएनपी एफसी जैसे डिफरेंट टर्म्स के अंदर अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से। सबसे पहला आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर द्वारा अंतिम रूप से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, व्हीट हो गया, जो जिनको कि कंज्यूमर खुद यूज़ करता है। दूसरे हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी वगैरह, ये सारे गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका तीसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हो तो ब्रेड के प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा हो गया? व्हीट, बिकॉज व्हीट आपका रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। और वैसे आपका है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आपके कंज्यूमर गुड्स की तरह होते हैं जो फाइनल रूप से यूज़ कर लिए जाते हैं, इनका आगे की प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता। तो वो गुड्स जो दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं वो है मशीनरी, वो है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो आपके कंज्यूमर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही फाइनल गुड्स वो हो गए जो आपके आगे किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं आते, और इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है आपका जो कि आपने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो, इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को डिक्रीज कर देते, घटा देते, तो हमारे पास में नेट इन्वेस्टमेंट बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डेप्रिसिएशन को घटाने पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हमारे पास में जो बचता है वह आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर है आपका स्टॉक और फ्लो। ये दो छोटी छोटी टर्म हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चैप्टर के अंदर। तो स्टॉक और फ्लो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है, वो है जब भी किसी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं तो वो होता है स्टॉक, और किसी को एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं तो वो क्या होता है? आपका फ्लो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि 31 ऑफ मार्च को आपके स्टॉक कितना था, लेट सपोज 80,000 का। वहीं पर अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपका 2024-25 में, 2024-25 फाइनेंशियल में आपका स्टॉक इतना बढ़ा, तो वो बड़ा मान लो 70,000 से। तो ये आपका एग्जांपल है फ्लो का, और ये वाला है आपका स्टॉक का। आगे बढ़ने से पहले हमें टू सेक्टर मॉडल समझना होगा। आपकी पिछले चैप्टर में हमने देखा था आपकी इकोनॉमी के अंदर 4 मेजर सेक्टर होते हैं। पहला जो होता है वो है आपका फर्म, सेकंड जो है आपका वो है आपका हाउस होल्ड, यानी कि परिवार, जो भी परिवार है वो व्यय वगैरह करते हैं वो। थर्ड वाला है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्चे करती है, टैक्स लगाती है, सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी तरीके से करती है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आयात निर्यात होता है। आयात जो हम वस्तुओं को दूसरे देशों से खरीदते हैं, और जो दूसरे देशों को हम बेचते हैं वो होता है आपका निर्यात। ओके, तो हमें टू सेक्टर मॉडल समझना है। तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर आपका क्या है? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें एक है फर्म, दूसरा है हाउस होल्ड। यहाँ पर देखो आपका फर्म दिया हुआ है और आपका हाउस होल्ड दिया हुआ है। तो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है हाउस होल्ड को, और उसके बदले में हाउस होल्ड स्पेंडिंग के रूप में अपने मनी को खर्च करता है, और वो वापस लौट के किसके पास में आ जाती है? फर्म। और इस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी है हाउस होल्ड को, तो फर्म ने इसका प्रोडक्शन भी किया होगा। जब फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है तो वो फैक्टर सर्विसेज लेती है, जो कौन सी होगी? आपकी लेबर वगैरह हो गया है ना, मजदूरी वगैरह, वो सारी वो कौन प्रोवाइड करता है इनको? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, और फर्म इनके बदले में वो पेमेंट दे रही है इनको, हाउस होल्ड को। जैसे हाउस होल्ड ने मजदूरी करी फर्म के यहाँ पर, तो फर्म ने उनको क्या, हाउस होल्ड ने श्रम लेबर किया, तो उनके बदले में उनको क्या मिला? वेजेस। तो यहाँ पर है। अब इसके अंदर यहाँ पर ए बी एंड सी लिखा हुआ है, तो जो आपका ए है, जो आपका यहाँ पर ए है, वो कौन सा है? आपका एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि।
इसके अंदर जितना भी टोटल स्पेंडिंग हो रहा है वो इसको हम देखेंगे। इसको आगे क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर आप शॉर्ट में समझिए। तो आपका जो बी है वो है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यानी जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। जो थर्ड है आपका वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड आपकी हाउस होल्ड की साइड से कैलकुलेट की जाती है। तो हाउस होल्ड को फर्म ने कितना पेमेंट किया वो यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं आपके प्रोडक्ट मेथड को। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें देखनी, या तो आपको प्रोडक्शन दिया हुआ होगा या फिर आपको सेल्स दी हुई होगी। इन दोनों में से आपको कोई भी चीज दी हुई है तो हम उस हिसाब से, अगर आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है तो आपको बस प्रोडक्शन में से जो मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है, उनको डिक्रीज करना है, उनको घटाते ही आपका आ गया। लेट सपोज प्रोडक्शन था 1000, इसमें से आपने 150 रुपीज का जो इंटरमीडिएट गुड्स से घटाया तो आपके पास में कितना आ गया 850। वो क्या है आपका प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जीडीपी। इसको हम बोलेंगे जीडीपी एमपी। जो भी आप कैलकुलेट करोगे इन तीनों मेथड से उसको आपका जीडीपी एमपी बोला जाता है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर है आपका सेल्स। तो अगर सेल्स दिया हुआ हो तो सेल्स है आपका 800, इंटरमीडिएट गुड्स 150, ये तो सेम है उसके जैसा, प्लस और माइनस। यहाँ पर आपको इस पे फोकस करना है, प्लस और माइनस चेंज इन इन्वेंट्रीज। पर सर आपने तो यहाँ पर प्लस किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस किया, इसके पीछे का रीजन समझते हैं और समझते हैं कि चेंज इन इन्वेंटरीज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं माल सूची में परिवर्तन। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो सपोज हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक था 500, 1000 रुपये का हमने और प्रोडक्शन किया, टोटल हो गया 1500 रुपये का। इसमें से 800 रुपये की हमारी सेल्स होगी तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 700। तो आपका जो चेंज इन इन्वेंट्री था वो ओपनिंग स्टॉक कितना था 500, क्लोजिंग कितना है 700। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है 200 रुपीज से इंक्रीज हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर 200 ऐड किया। सपोज कि यहाँ पर 700 की जगह पर अगर 300 हो जाता तो उस केस में 500 से 300 हो गया ना यहाँ पर इन्वेंट्री। तो 500 से 300 हुआ है लेकिन घटा है 200 रुपये, तो यहाँ पर मैं डिक्रीज करता। फिर अगला है हमारा व्यय विधि। इसके अंदर आपको सी, आई, जी और एक्स इन चारों को जोड़ना है और एम को घटाना है। ये क्यों करते हैं हम, सी का मतलब होता है कंजप्शन, कंजप्शन को ऐड कर दो, इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया वो ऐड कर दो, और एक्सपोर्ट इसको ऐड कर दो। और सिर्फ एक चीज आपको डिक्रीज करनी है, घटानी है, वो है इंपोर्ट। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इजी मेथड है ये, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर है आपका इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के अंदर क्या है आपका W फॉर वेजेस, P फॉर प्रॉफिट, IN फॉर इंटरेस्ट एंड R फॉर रेंट। तो यहाँ पर ये चारों चीजें लिखी है। अब जैसे वेजेस, वेजेस आपको किसके बदले में मिलते हैं, लेबर के बदले में। ऐसे ही आपको प्रॉफिट किसके बदले में मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। फिर ऐसे ही आपको इंटरेस्ट किसके बदले में मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के बदले में। ऐसे ही आपको रेंट मिलता है लैंड के बदले में। तो ये चारों चीजें आपको, ये आपके क्या थे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये चारों फैक्टर थे और इनके बदले में जो आपको मिलता है उसी चारों को ऐड करके हमारा आय विधि यानी कि इनकम मेथड बना हुआ है। अब आपको कुछ चीजें समझनी है, इनको ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखी है एमपी, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, और अगर आपको एफसी दे रखी है, एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना होगा और सब्सिडी को ऐड करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष करों को घटाएंगे और आपका जो सब्सिडी है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ग्रोस से नेट पे जाना हो, पीछे हमने स्लाइड में देखा था ग्रोस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे गए थे तो हमने डेप्रिसिएशन घटाया था। तो ग्रोस से जब आपको नेट पे जाना हो तो आप हमेशा डेप्रिसिएशन डिक्रीज करोगे। ऐसे ही अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो आप क्या ऐड करोगे, NFIA। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब ये होता है, ये क्या होती है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया है, कहाँ पर, फॉरेन में। उसमें से जब हम फॉरेनर्स हैं जिन्होंने, जो इंडिया के अंदर है, उन्होंने कितना पैसा है इसको घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, NFIA। तो आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स
घटेगा, सब्सिडी जुड़ेगी, डेप्रिसिएशन घटेगा और NFIA जुड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तब आप आराम से जीडीपी को कैलकुलेट कर पाओगे। अब हम समझते हैं, हमने जीडीपी की तीनों विधियां देखी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। उन तीनों से हमने क्या कैलकुलेट किया था? जीडीपी एमपी। अब उसी जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। ये चार्ट मैंने खुद से बनाए हैं, आपको यूट्यूब पर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से समझते हो, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। एक बार अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर कभी नहीं फंसने वाले। तो आइए इसको समझते हैं। तो जीडीपी एमपी में और जीडीपी एफसी में क्या डिफरेंस है? जस्ट एमपी और एफसी का। और पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, हमें एमपी से एफसी तक जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहाँ तक आ गए? हम एफसी तक आ गए। अब अगर हमें इस एफसी से एनडीपीएफसी तक जाना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? ये जी है और यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंस है? एन का। तो जी यानी ग्रोस से अगर हम नेट यानी एन माने नेट पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी तक जाएंगे तो हमें यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हमें यहाँ से जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी तक जाना है तो यहाँ पर डी, ये जो डोमेस्टिक है, ये यहाँ पर नेशनल में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस NFIA। तो जैसे ही हम NFI ऐड करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा? GNP MP आ जाएगा। और GNP MP में से जैसे ही हमने इनडायरेक्ट टैक्स घटाया और सब्सिडी जोड़ी तो हमारे पास में क्या आ गया? GNP FC आ गया। और आप GDP FC के अंदर वापस से NFIA जोड़ोगे तो हमारे पास में GNP FC आ गया। तो चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस रास्ते से जाओ, आप वहाँ तक इजीली पहुँच सकते हो। और अगर हम इस GNP MP में डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? NNP MP आ जाएगा। और ऐसे ही इस NDP MP में अगर हम NFIA जोड़ दें तो हमारे पास में NNP MP आ जाएगा। अगर हम इस NDP MP में यहाँ पर ये जो MP है इसको इस FC में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा तो हमारे पास में NDPFC आ जाएगा। और अगर हम इस NDPFC में NFIA जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? NNPFC और नेशनल इनकम आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम NNP MP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाते हैं और सब्सिडी जोड़ते हैं तो हमारे पास में NNPFC आ जाएगा, यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी जीडीपी लिखा हो आपको उसे जीडीपी एमपी ही समझना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जहाँ पर भी नेशनल इनकम लिखा हो उसे आपको NNPFC ही समझना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम निकाल लिया, उससे हमें दो चीज़ें और कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट है आपका पर्सनल इनकम और सेकंड है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका नेशनल इनकम आएगा उसमें से हम घटाएंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वह लाभ जो वितरित नहीं किया गया हो, कंपनियों द्वारा अपने पास रख लिया गया हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर उसमें से दूसरी चीज़ घटाएंगे नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाई हाउस होल्ड, यानी जो परिवार हैं उन्होंने कितना नेट ब्याज चुकाया है। तीसरा इसमें से हम घटाएंगे कॉर्पोरेट टैक्स। चौथी चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाली चीज ऐड होगी, ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड को रिसीव हुई है पेमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट ने करी हो सब्सिडी के रूप में, या कोई स्कॉलरशिप मिली हो इनको, या फिर कोई गिफ्ट मिली हो, ये सारे इसके अंदर आएंगे। तो जैसे ही हम इन तीन चीज़ों को ऐड और एक चीज़ को लेस करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में से इनका ऊपर जो लगती है पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में, वो घटा देंगे। और दूसरी चीज नॉन पर्सनल टैक्स, यानी किसी प्रकार का आपका कोई टोल, किसी प्रकार का आपको कोई जुर्माना वगैरह लग गया हो, वो इसके अंदर आती है। तो जैसे ही हम घटाएंगे हमारे पास में आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और PD। आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।